प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग विरेचन पे कुछ बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर वीना मैडम जी जुड़ी हैं, जो चिपलून से जुड़ी हैं। तो चिपलून एक महाराष्ट्र में बहुत अच्छा सुंदर प्रदेश है। तो वीणा मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो आप सुन रहे। वीडियो ऑन करके बताना चाहेंगी कि वीडियो बंद करके? वीडियो बंद करके। अगर खोल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लोग जानेंगे आप कौन है। आपकी मर्जी। बीच में खोलती हूँ सर। ठीक है, तो आप बताइए। शुरू करूँ सर? हाँ, करिए। ग्रंथ हमेशा हमें ज्ञान देते हैं। गुरु समान बृहत्रयी लघुत्रयी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रेरणा स्थान सम्माननीय अरविंद सर को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। और धन्वंतरी समान अभी सब वैद्य गणों को मैं शतशः नमन करती हूँ। और मेरा विषय है विरेचन का। उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। आयुर्वेद में नहीं सर, मुझे निकालने नहीं आ रहा। नहीं, हम रुकते हैं, आप ही बोलिए, घबराइए हाँ। मत। अपना ही हाँ प्लेटफॉर्म सर। है, घबराइए मत। कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, आराम से बोलिए, आराम से। हम सब आपका सुनना चाहते हैं मैम, वीना मैम। बोल तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका सुनना है। आप अच्छा बोल रहे हो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छा बोल रहे हो मैम। वीना मैम, अनम्यूट करिए, शायद वो ढूंढ रही है कुछ तो नोट्स। हाँ बोलिए सर, मैम। मिल हाँ। गया। हाँ जी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य व्याधि शमनम, यही हमारे आयुर्वेद की और हमारे पंचकर्म की सुंदरता मुझे लगती है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणार्थ ऋतु शोधन, यही संकल्पना है हमारी। इसमें वासंतिक वमन हम करते हैं, वर्षा ऋतु में बस्ती करते हैं, और शारदीय रक्तमोक्षण और विरेचन, ये कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे आयुर्वेद में। वेगावरोधजन्य श्रोतोदुष्टि जब होती है, वही व्याधि की पहली स्टेप होती है। तब हम पंचकर्म देते हैं। रसायन चिकित्सा देने के पहले, रसायन चिकित्सा के पूर्व भी हम पंचकर्म देते हैं। पंचकर्म का ये प्रतिबंधात्मक विचार हो गया, जो हम हमेशा करते हैं। मगर जब व्याधि है और व्याधि में हम जब पंचकर्म देते हैं, तो उसे क्यूरेटिव एस्पेक्ट से हम विचार करते हैं। व्याधि में जब हम विरेच पंचकर्म देते हैं, तो हमें और कुछ गोष्ठी का, यानी हमें कुछ बाबी का विचार करना पड़ता है। क्योंकि व्याधि संतर्पणजन्य ही है। जो संतर्पणजन्य है या अपतर्पणजन्य, दोषों की अवस्था क्या है, साम है निराम है, इसका विचार करना पड़ता है। उसके साथ ही व्याधि का बल, रुग्ण का बल, इसका भी हमें जरूर विचार करना पड़ता है। आयुर्वेद में हम दो प्रकार की चिकित्सा करते हैं। एक है शोधन चिकित्सा और दूसरी है शमन चिकित्सा। जब दोष प्रचुर मात्रा में बढ़े हुए होते हैं, तब हमें शोधन देना ही पड़ता है। पंचकर्म में वमन एक नंबर का कर्म बताया है, और विरेचन उसके वमन के बाद का विरेचन अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है। विधि पूर्वक विरेचन की व्याख्या हम कैसी करेंगे? तो विधि पूर्वक बढ़े हुए दोषों को जब जब हम एनल कैनाल से बाहर निकालते हैं, तो उसे हम विरेचन कहते हैं। हम हमेशा विरेचन को
पित्त के ऊपर विरेचन कार्य करता है ऐसा बोलते हैं। मगर वमन और विरेचन ये दोनों ही कर्म आमाशय पर काम करते हैं। श्रेष्ठ कार्य विरेचन का पित्त के ऊपर है, मगर कफ का भी निष्कासन कुछ प्रमाण में होता है, क्योंकि हम कफज व्याधि में उसका परिणाम देखते हैं। जैसे कि तमक श्वास में हम तमके तो विरेचनम ऐसा ग्रंथकार ने बोल दिया है। विरेचन में हम एनल कानल से जब दोषों को बाहर निकालते हैं, निरूह बस्ती में भी हम अ, दोषों को एनल कैनाल से ही बाहर निकालते हैं, गुदमार्ग से ही बाहर निकालते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा हो गया क्या कि निरूह बस्ती विरेचन को पर्याय होती है? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि निरूह पक्वाशय पर ही काम करता है, तो विरेचन आमाशय पर काम करता है, पश्चिमानाशय पर काम करता है और पक्वाशय पर भी काम करता है। चरकाचार्य ने विरेचन के 3 प्रकार बोल दी है। सर समझ में आ रहा? अच्छा, सुनाई दे रहा है सर? सबको अच्छा हेलो। लग रहा है, ऐसा सबको अच्छा लग रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बोल रहा है। आप घबराइए मत, आप बोलते रहिए, हमको अच्छा लग हाँ, रहा है। मैम अच्छा बोल रहे हो, बोलो, बोलते रहो आप। चरकाचार्य ने 3 प्रकार बताए हुए। सुख विरेचन पहला प्रकार, जैसे कि त्रिवृत्त करता है। मृदु विरेचन में आरगवद बता दिया है, और तीव्र विरेचन में स्नुही क्षीर कहा है। कल्पस्थान में चरकाचार्य कुछ विरेचक द्रव्य कहते हैं, उसमें श्यामा त्रिवृत्त, आरगवद, तिलवक, स्नुही, सप्तला, शंखिनी, दंती, शारंगधर ने 4 प्रकार कह दिए हैं। उसमें पहला प्रकार है अनुलोमन। दोषों को जब हम सौम्य तरीके से एखादा द्रव्य जब सौम्य तरीके से बाहर निकालता है, जैसे कि हरितकी है, अनुलोमन कार्य में सर्वश्रेष्ठ है हरितकी। और दूसरा प्रकार है स्त्रौसन कार्य। आरगवद बहावा वो आंत्र को चिपके हुए पक्व या अपक्व दोष को बाहर निकालता है। तीसरा प्रकार है भेदन कार्य। कुटकी आंत्र को चिपके हुए मल को टुकड़े टुकड़े करके कुटकी बाहर निकालती है, उसको भेदन कार्य बोलते हैं। और चौथा है रेचन कार्य। रेचन कार्य में अपक्वावस्था में जो अ, मल बाहर आता है, उसमें जलीय अंश अधिक होता है, और मल को खींच के जब बाहर निकालता है तो उसे रेचन कहते हैं। कुछ और 2 प्रकार भी बोल दिए हैं। एक स्निग्ध विरेचन है और दूसरा वृक्ष विरेचन है। स्निग्ध विरेचन में सम्यक स्नेह की लक्षणें इसमें नहीं दिखाई देती, जैसे कि हम कामला में स्निग्ध विरेचन देते हैं, जैसे एरंड स्नेह देते हैं, पांडु में स्नेह विरेचन देते हैं, और आमवात में भी हम स्नेह विरेचन देते हैं, जैसे कि तिलवघृत होता है, त्रिफलाघृत होता है, या एरंड स्नेह होता है। हम वृक्ष विरेचन देते हैं, विसर्प में हम वृक्ष विरेचन देते हैं, त्वचा रोग कुष्ठ में वृक्ष विरेचन देते हैं, और शोथ है तो हम वृक्ष विरेचन देते हैं। इसमें वृक्ष विरेचन में स्नेहपान दे के उसकी सम्यक लक्षणें दिखने के बाद हम वृक्ष विरेचन देते हैं। विरेचनार्थ योग्य कौन है, कौन से व्याधि में हम विरेचन दे सकते हैं? तो हम कामला में कामले तो विरेचनम, तमके तो विरेचनम, तमक श्वास में हम विरेचन देते हैं। पक्षाघात में हम वारंवार सौम्य प्रकार का विरेचन देते रहते हैं। जीर्ण ज्वर में हम विरेचन देते हैं। अर्श, विस्फोट, जलोदर में हम रोज विरेचन देते रहते हैं। गर्विश में, यकृत प्लीहा व्याधि में, विद्रदी में, हालिमक में, आज ही हमने पढ़ा कि तिमिर में हम विरेचन देते हैं। योनि रोग में, शुक्र रोग में, कृमि रोग में, वात रक्त में, और ऊर्ध्व रक्त पित्त में हम विरेचन देते हैं। मूत्राघात है तो उसमें विरेचन देते हैं। विबंध है, कुष्ठ में हम विरेचन देते हैं। प्रमेह, भगंदर, पांडु, गलगंड, अर्बुद और विसर्प में हम इस व्याधि में हम विरेचन दे सकते हैं।
विरेचन को अनार्ह कौन है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन है, तो अग्निमांद्य जिसको है, नवज्वर है, अतिसार है, अधोग रक्तपित्त में हम विरेचन नहीं दे सकते, राजयक्ष्मा है, उरक्षत है, आंत्रक्षत है, क्रूर कोष्ठी है, अति व्यायाम करने वाले, बहुत स्निग्ध, अति रुक्ष, अति स्थूल, अति कृश, अनाह, आत्मान, तृष्णा, इस व्याधि में और प्रतिशाय, नव प्रतिशा है रुद्रोग में, और गर्भिणी, बाल और वृद्ध में हम विरेचन नहीं दे सकते। सर्वसाधारणतः विरेचनार्थ जो कल्प हम यूज करते हैं उसमें इच्छा भेदी, नाराज रस, अश्वकंचुकी और अभयादि मोदक हम देते हैं। इच्छा भेदी है वो स्ट्रॉन्ग प्रकार का जयपाल का कल्प है, उसमें 35% जयपाल की मात्रा है। नाराज रस में मध्यम प्रकार का ये कल्प है और इसमें 15% जयपाल है। अश्वकंचुकी में सौम्य है अश्वकंचुकी, उसमें सिर्फ 8% ही जयपाल का वापर किया है, और अभयादि मोदक में त्रिवृत्त है। दोषों के हिसाब से भी हम विरेचन कल्प यूज करते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में इसका रेफरेंस मिलता है। कषाय मधुरैः पित्ते विरेक कटुकैः कफे स्निग्ध उष्ण लवणैः वायोः अप्रवृत्तो तु पायये। विरेचन द्रव्य का कार्मुकत्व कैसे होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस प्रकार की होती है विरेचन द्रव्य की, तो विरेचन द्रव्य पंचमहाभूतात्मक होते हैं, मगर उसमें पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य होता है। गुरु स्निग्ध गुण से वो अनुलोमन का कार्य करता है। उदाहरणार्थ द्राक्षा, मार्कंडिका, क्षीर, घृत और इसबगोल भी गुरु और स्निग्ध गुण का होके अनुलोमन कार्य करता है। मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य की द्रव्य जो है वो कफवर्धन करके, पुरुष को क्लेदन करके पुरुष को मृदुता लाता है और अनुलोमन कार्य करता है, जैसे कि इक्षुरस करता है, और क्षीर भी इसी प्रकार कार्य करता है। कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य वात का प्रकोप करते हैं, और रस, रक्त, मूत्र और स्वेद में जो द्रवांश है वो उसको खींच के पक्वाशय में लेके आता है और मल को द्रवत्व लाता है, जैसे कि तिलवक है और कटुका, कुटकी है, ये इसी प्रकार कार्य करती है। अम्ल लवण कटु रसात्मक उष्ण तीक्ष्ण जो द्रव्य है वो पित्त का प्रकोप करती है, और उपित्त का सर और द्रव गुण बढ़ा के विरेचन कर्म करती है, जैसे कि गोमूत्र काम करता है और दंती काम करती है। उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य आंत्र का क्षोभ करके आंत्र में द्रवांश खींचकर मल को द्रवत्व प्राप्त कर देती है और विरेचन कर्म करती है। सर्वसाधारण विरेचन कर्म करने वाले द्रव्य पृथ्वी और जलगुण भूइष्ठ होती है, मगर नियम को अपवाद तो होता ही है ना। निशोत्तर ये अग्नि और वायु प्रधान द्रव्य है। निशोत्तर कैसा विरेचन करता है, तो आंत्र का क्षोभ उत्पन्न करके वो विरेचन करता है। विरेचन द्रव्य है उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी कार्य होते हैं, गुण के होते हैं। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, आंत्र को जो चिपका हुआ मल है वो उष्ण गुण से ये द्रव्य उसको द्रवत्व देते हैं, और तीक्ष्ण जो शार्प गुण है मल को खींच के कोष्ठ में लेके आते हैं। सूक्ष्म गुण से वो सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं अंदर। व्यवायी गुण से क्विक एक्शन करते हैं और शरीर भर बहुत जल्दी पसरते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो फैलते हैं। शारंगधर व्यवायी की व्याख्या करते हुए बोलते हैं, पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम तत पाकम च गच्छति। विकासी की व्याख्या करते हुए सुश्रुत संहिताकार कहते हैं, विकासी विकसन धातुन संधिबंधान विमोक्षयेत।
अब हम प्रत्यक्ष विरेचन कर्म के ऊपर आते हैं। जब हम विरेचन देना तय करते हैं, तब वो 3 स्टेप में हमें विभक्त करना पड़ता है। पहला है पूर्व कर्म। जो पेशेंट आता है विरेचन के लिए, तो उसको देख के, उसकी परीक्षा करके, ये विरेचन करने के योग्य है क्या नहीं, ये पहले हमें कंफर्म करना पड़ता है। जब कंफर्म हो गया कि इसको विरेचन देना है, तो मैं तो पहले उसका अग्नि का विचार करती हूँ। प्रथम उसको दीपन पाचन देती हूँ। दीपन पाचन में मैं लवण और क्षार, भास्कर लवण का मैं पहले यहाँ पे विचार करती हूँ, क्योंकि वातकफात्मक जब रुग्ण रहता है, तो उसको मैं भास्कर लवण देती ही हूँ। उसके बाद में विचार करती हूँ, कोष्ठ का विचार करना ही पड़ता है। कोष्ठ भी 3 प्रकार का होता है। पहला है मृदु कोष्ठी, बहुपित्तो मृदु कोष्ठा। जब पित्त बहुत ज्यादा है तो उसका कोष्ठ मृदु है। मृदु कोष्ठी क्षीरेण अपि विरेच्यते। उनको दूध से भी इतना सौम्य रहता है उनका कोष्ठ, दूध से भी उनको विरेचन होता है। मध्यम कोष्ठ कफ का कोष्ठ होता है। और क्रूर कोष्ठ के बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा है, प्रभूत मारुत क्रूर कृच्छान श्यामादिकहि अपि। रुग्ण 3 प्रकार के कोष्ठ का होने के बाद उसका कोष्ठ, ये रुग्ण का क्या कोष्ठ है उसका विचार मैं करती हूँ। और उसको कौन सा विरेचन द्रव्य देना है, ये भी उसके ऊपर ही ठहरता है। ग्रंथकार ने कहीं भी कितनी मात्रा विरेचन द्रव्य की देनी है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है ग्रंथ में। मगर उन्होंने ये कह दिया है कि रुग्ण का अग्नि देखो, उनका कोष्ठ देखो, उनका व्याधि बल देखो, रुग्ण का बल देखो, और इसके ऊपर द्रव्य की मात्रा देनी तय करनी चाहिए। उसके बाद मैं विचार करती हूँ घृतपान का। घृतपान अभ्यंतर स्नेहनासाठी जे घृत द्यायचं, जो घृत देना है, वो 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन देना पड़ता है। ये भी कोष्ठ के ऊपर ही अवलंबन है। अभ्यंतर स्नेहपान के लिए कौन सा घृत देना है, ये व्याधि क्या व्याधि है उसके ऊपर ही ठहरता है। उदाहरणार्थ, अम्ल पित्त जैसा व्याधि है, तो उसमें मैं दाड़ीमादी घृत का विचार करती हूँ। कुष्ठ त्वचा विकार का रुग्ण है, तो वहीं पे मैं तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत का विचार देती हूँ और घृतपान शुरू कर देती हूँ। इसमें और एक बात मैं करती हूँ कि घृतपान जब से मैं जिस दिन से देती हूँ, तब से जब तक संसर्जन क्रम पूरा नहीं होता, तब तक मैं रुग्ण को कंपल्सरी उष्णोदक पान करना ही कह देती हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण गोष्ट है। सम्यक स्नेहपान हुआ है, ये हम कैसे जानते हैं? तो रुग्ण कांटेक्ट में रहता ही है, तो उसको अग्निमांद्य भूख नहीं लगती, वो बोल देता है कि भूख नहीं लगती। घृतपान अम, घृत देखते ही, घृत नाम का या उसका सुगंध घृत का आते ही उसको नौशिया आता है। उसकी मल प्रवृत्ति छिपकी और पिच्छिल जैसी होती है, तो वो अभ्यंतर स्नेहन उसका अच्छा हो गया है, ऐसा हम समझ लेते हैं। घृतपान की मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो मैं तो पहले दिन 25 मिली या 30 मिली देती हूँ, दूसरे दिन 60 मिली, तीसरे दिन 90 मिली देती हूँ। इस प्रकार आगे बढ़ाती हूँ। मगर 3 दिन 5 दिन में स्नेहन होता ही होता है। घृतपान कब देती हूँ, तो मैं सुबह घृतपान पीने को देती हूँ, और जब भूख लगे तभी खाना, लघु आहार लेने का, ऐसा बोल देती हूँ। उत्तम आभ्यंतर स्नेहन होने के बाद अस अभ्य मेरा जब से मैं विरेचन देती हूँ, तब से मेरा एक ही विचार है कि अभ्यंतर स्नेहन अच्छा हो गया ना, तो व्यापद कभी भी नहीं होता।
इसलिए स्नेहपान योग्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बाह्य स्नेहन स्वेदन इसके बाद में होता है। जब हम आभ्यंतर स्नेहन देते हैं तो उससे कफ वर्धन होता है। इसके लिए वो कफ थोड़ा शमन होने के लिए बीच में 2-3 दिन रेस्ट करना और तब तक बाह्य स्नेहन स्वेदन मैं देती हूँ। यही मेरी आदत है पहले से। बाह्य स्नेहन के लिए मैं मूर्छित तिल तेल या कभी कभी उसमें सहचर तेल मिक्स करती हूँ और स्वेदन के लिए दशमूल का नाड़ी स्वेद देती हूँ। उस दरमियान लघु भोजन और उष्णोदक पान। इसमें विरेचन में ये 2-3 दिन बढ़ जाते हैं। वो पेशेंट कटकट करते रहते हैं मगर मैं उनका कुछ नहीं सुनती क्योंकि हमारे 2-3 दिन वेस्ट हो गए, हम बैठे रहे ऐसा बोल के। मगर कफ का पचन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी बात मुझे ऐसी लगती है। प्रधान कर्म जब होता है, जब हम विरेचन देने वाले हैं, तो मैं तो ओपीडी में ही काम करती हूँ, मेरा इंडोर नहीं है। तो मैं सुबह 6:30 या 7 बजे तक मैं ओपीडी में पेशेंट को बुलाती हूँ और उसको चेक करती हूँ, बीपी देखती हूँ, पल्स देखती हूँ, अगले दिन का खाना क्या ले लिया वो भी पूछती हूँ। उसकी नींद अच्छी हुई है या नहीं, इस सब ये सब जो गोष्ट है तो उसकी मैं नोट लिख के रख देती हूँ। मैं उन रुग्णों को उस पेशेंट के घर में ही विरेचन द्रव्य दे के उनको विरेचन लेने को कहती हूँ। रुग्ण के साथ विरेचन का जो मैंने तय किया हुआ ड्रग है वो देती हूँ। षडंगोदक की एक पुड़ी देती हूँ, सुवर्ण सूतशेखर की गोलियां देती हूँ और प्रवाह पिष्टि शंख भस्म की एक पुड़ी उनके साथ में उनके सोबत देती हूँ। औषध जब देते हैं तो मैं रुग्ण को बोलती हूँ घर में जाके औषध अभिमंत्रित करना अत्यंत जरूरी है। तब पेशेंट को जब गायत्री मंत्र आता, स्नान करके वो रुग्ण गायत्री मंत्र उसको आता है तो वो अभिमंत्रित करता है गायत्री मंत्र 3 बार बोल के, या मैं लिख के देती हूँ औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, ऐसा बोल के रुग्ण को दवा खाने को पीने को बोल देती हूँ। इस अभिमंत्रित औषध देने से क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रुग्ण सकारात्मक हो जाता है और हमारे प्रति भी रुग्ण सकारात्मक हो जाता है। और मेरा भी ऐसा विचार है कि इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं तो हमारे अच्छे कर्म के लिए हमें आध्यात्मिक अधिष्ठान होना ही चाहिए। इसलिए मैं हर बार अभिमंत्रित करना कभी भी भूलती नहीं। और औषधि का काल कफ काल में ये द्रव्य 8 बजे से 8:30 बजे तक मैं वो दवा रुग्ण को लेने को बोलती हूँ। और उसके साथ दवा लेने के बाद क्या क्या करना है वो भी मैं उनको बोल देती हूँ। उस दिन में अन्न कुछ नहीं खाना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इच्छा है, लग रहा है कि गला सूख गया है, तब भी बिल्कुल थोड़ा गर्म पानी पीना, सोने का नहीं। और मल को जब जाते हैं तो वेग की नोंद करना, मोजदाद करना बहुत जरूरी है और वो लिख के रखने के लिए मैं बोल देती हूँ। सर्वसाधारणतः मेरा ये अनुभव है कि 3 बजे तक सब विरेचन पूरा हो जाता है। कल्प की मात्रा क्या क्या होती है? इच्छा भेदी 250 मिलीग्राम उष्णोदक के साथ दे सकते हैं। अश्वकंजुकी 120, तो 120 से 250 मिलीग्राम। अभयादी मोदक 250 मिलीग्राम। त्रिवृत्त लेह 3 चम्मच। एरंड स्नेह मृदु कोष्ठ के लिए 15 मिली, मध्यम कोष्ठ के लिए 25 मिली, क्रूर कोष्ठ के लिए 40 मिली। और त्रिवृत्त पाउडर जब जब यूज करते हैं तो 3 से 5 ग्राम तक आरगवध कपिलावटी 250 मिलीग्राम ते 500 मिलीग्राम तक यूज करते हैं। व्योषादी वटी भी कभी कभी यूज होती है। इसका उल्लेख चरक और वाग्भट कल्पस्थान में आया हुआ है।
इसके सिवाय मैं कुछ और कल्प यूज करती हूँ। इसमें हरितकी 20 ग्राम, बहावा 20 ग्राम और निशोत्तर 20 ग्राम, ये तीनों का काढ़ा करके उसमें कुटकी जब मिक्स होती है ये काढ़े में, तो काढ़ा बहुत स्ट्रांग होता है। और रुग्णों को पीने को बिल्कुल तकलीफ होती है, उल्टी करती है फीमेल, तो इसके लिए मैं कुटकी और यष्टि मधु की पाउडर मिक्स करके पहले ही उनको पानी के साथ फकी खाने को देती हूँ। और बाद में 20 हरितकी, बहावा और निशोत्तर का काढ़ा करके उनको पीने को देती हूँ। दोषों के प्रमाण भी दोषों के हिसाब से भी कुछ कल्प ग्रंथ में आए हैं, वो भी कभी कभी मैं यूज करती हूँ। वात व्याधि में विरेचन, मृदु विरेचन देना चाहिए। इसके लिए त्रिवृत्त 20 ग्राम, उसमें एरंड स्नेह 20 ग्राम मिला के, शुंठी और सैंधव 10-10 ग्राम मिला के वो मैं वातज व्याधि में विरेचन देती हूँ। पित्तज व्याधि में त्रिवृत्त 20 ग्राम, आरगवद 20 ग्राम और मनुका 10 ग्राम, और उसमें कुटकी वो भी 5 ग्राम में पहले ही उनको खाने को देती हूँ। काढ़े में कुटकी नहीं डालती हूँ, 5 ग्राम कुटकी देती हूँ उसमें मिला के। कफज व्याधि में त्रिफला 20 ग्राम और गोमूत्र 20 ग्राम मिला के उसमें त्रिकटु 3 ग्राम या 4 ग्राम मिला के वो विरेचन के लिए दे देती हूँ। कभी कभी वातज व्याधि में वमन नहीं देना है ऐसा बोल दिया है, तो त्रिवृत सिद्धघृत, सप्तला सिद्धघृत या एरंड स्नेह दुग्ध के साथ ऐसा भी विरेचन देती हूँ। तमक श्वास का रुग्ण आया तो उसमें 3 प्रकार का विरेचन मैं बदल बदल के देती हूँ। उसमें त्रिफला और आरगवद, इसका दोनों मिक्स करके वो एक विरेचन देती हूँ। ये हरितकी 30 ग्राम का काढ़ा करके उसके साथ में नहीं मगर अलग कुटकी 5 ग्राम या 10 ग्राम दे के वो एक काढ़ा देती हूँ। और तीसरा काढ़ा है त्रिफला, मनुका और त्रिकटु, इनका भी काढ़ा विरेचन के लिए तमक श्वास में देती हूँ। कामला में गोमूत्र और दुग्ध मिला के या अलग अलग पीने को, या गोमूत्र हरितकी का काढ़ा देती हूँ। कुष्ठ है, त्वचा विकार में निशोत्तर या त्रिफला का काढ़ा देती हूँ। वैसे भी त्रिवृत्त लेह ये इतना सीधा और सिंपल कल्प है यूज करने के लिए। व्योष त्रिजातक अंबोध कृमिघ्न अमलकैः त्रिवृत सर्वे समासीता शौद्रेण गुटिका कृता मूत्रकुच्छ ज्वर शर्दी कास शोष भ्रमक्षये तापे पांडु आमये अल्पे अग्नौ शस्तः सर्व विशेषु च अविपत्तिः अयम योग प्रशस्त पित्त रोगिणाम। ये जो कल्प है और शामादि कल्प, वाग्भट सूत्रस्थान 15वें अध्याय में 45वां श्लोक है, उसमें शामादि गण आया है। और शामादि गण के बारे में ग्रंथकार कहते हैं, शामाद्यो हंति गुल्म विषम अरुचि कफौ रुद्रुजम मूत्रकृच्छम। मूत्रकृच्छ है तो मैं शामादि गण का भी विरेचन देती हूँ। अब वेग की गणती कैसे करेंगे हम? उत्तम वेग में उत्तम वेग 30 वेग आए तो उसमें उत्तम वेग कहते हैं। मध्यम वेग में 20 वेग आते हैं और कनिष्ठ वेग में 10 वेग आते हैं। अब ये वेग कैसे काउंट करने हैं? क्या 30 बार वो टॉयलेट में पेशेंट जाएगा टॉयलेट ओपन करके? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मगर एक बार गया टॉयलेट में तो उसका एनस जब ओपन होगा और 3-4 बार समझो वेग हो गए, तो वो 3-4 वेग हो गए, ऐसा उसका काउंट करना है। उनकी जिनका हॉस्पिटल, मैं तो नहीं करती मगर ग्रंथ का मैं बोल देती हूँ, जिनका हॉस्पिटल है आयुर्वेद हॉस्पिटल, तो उनमें ये जो मल है बाहर आने वाला मल, उसका भी काउंट करते हैं, मेजर करते हैं।
ग्रंथकार ने बोल दिया है जब विरेचन के 30 वेग आते हैं तो उसकी मात्रा 4 प्रस्थ होती है। मध्यम वेग आते हैं तो 2 प्रस्थ उसकी मात्रा होती है, मल की मात्रा। और 10 वेग कनिष्ठ वेग जब आते हैं तो 1 प्रस्थ उसकी मात्रा होती है। एक सीनियर वैद्य से मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ग्राम में मुझे कहा, हीन योग में 384 ग्राम 384 ग्राम, मध्यम वेग में 768 ग्राम मल की मात्रा होती है और उत्तम वेग जब आता है तो 1500 ग्राम इतनी मल की मात्रा बाहर निकलती है। ये विरेचन हो गया। अभी इसके बाद पश्चात कर्म आता है। पश्चात कर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है, वो है संसर्जन क्रम। पेयान विलेपिन कृतम अकृतम कृतम च यूषम त्रीन उभयम तथैकम क्रमेण सेवेत नरो अन्न कालान प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्धा। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 18वां अध्याय। ग्रंथकार ने बोल दिया 3-3 अन्न काल, मगर रुग्ण ऐसे म्हणजे प्रत्यक्ष जब हम विरेचन देते हैं तो रुग्णों को भूख लगती है, हम कुछ नहीं खाया उसका उनको बहुत दुख होता है और वो इतने इरिटेट होते हैं कि भूख लगी। तो 50 ग्राम जब पेया होती है तो थोड़ी 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 2 काल तो म्हणजे बोले तो मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती सर जी, मगर मैं हेलो सर, हाय ना। किसी ने आपको कहा कि आप अच्छा नहीं बोल रही हैं, तो आप क्यों घबरा रही हैं? जब हम ग्रंथकार ने बोल दिया कि 3 ही अन्न काल, मगर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिस में। 3 अन्न काल से ज्यादा अन्न काल होते हैं। जब 4 बजे उनको भूख लगती ही है, 4-5 बजे समझो, 3 बजे विरेचन खत्म हुआ तो 5 बजे से वो चालू करते हैं, आप क्या खाऊं। तो 50 ग्राम का पेया बना के रखने को मैं बोलती हूँ और उसमें का थोड़ा थोड़ा 5 बार 10 बार कितना पीना है बस उतना ही पीना है। और दूसरे दिन भी वो एक अन्न काल ग्रंथकार ने पकड़ा है, शाम का, विरेचन के दिन के शाम का, और सुबह का एक, दूसरे दिन के सुबह का और रात का। मगर पेशेंट इसमें नहीं चुप बैठता, तो मैं आगे बोल देती हूँ मैं क्या क्या देती हूँ करके। तो 3 अन्नकाल पेया विलेपी कृत आणि अकृत। उत्तम विरेचन ग्रंथकार ने बोल दिया है 7 दिन तक संसर्जन क्रम चलता रहता है या पूरा होता है 7 दिन में, मध्यम 5 दिन में, और विरेचन हीन जब होता है तो 2 दिन में संसर्जन क्रम पूर्ण होता है। मगर 7 दिन तक पेशेंट चुप ही नहीं बैठते, कुछ कितना भी उनके ऊपर उनको जोर जबरदस्ती कर दी तो भी कैसे तो वो 4-5 दिन निकालते हैं। अब क्यों देना है संसर्जन क्रम इसमें? क्योंकि धातु का पाक हो जाता है, अग्नि च्युत हो जाता है, अग्निमांद्य होता है। इसलिए हमें लघु आहार दे के थोड़ा थोड़ा खा के पेया विलेपी कृषरा मांस रस ऐसा देते देते हमें अग्निवर्धन करना पड़ता है। पेया में मैं पुराना चावल उसको फ्राई करके धो के उसको मराठी में बोलते हैं भाजने, वो फ्राई करके बाद में उसमें 14 पट पानी मिलाने को बोलती हूँ और ऊपर का पानी पीने के लिए पहले अन्न काल में, दूसरे अन्न काल में और तीसरे अन्न काल में, यानी पहले दिन शाम को और दूसरा पूरा दिन ऐसा देती हूँ। विलेपी में 50 ग्राम चावल उसको भी भून के 6 पट पानी उसमें डाल के वो विलेपी बना के वो पीने को। यूश में 50 ग्राम मूंग की दाल, वो मूंग भी भून के उसमें 14 पट पानी मिला के उसमें घी की फोड़नी तड़का दे के वो यूश लेने को मैं बोलती हूँ। जब रुग्ण नॉन वेजिटेरियन है, मांस खाता है, तो मांस रस भी इसी प्रकार से
50 ग्राम मांसरस लेके उसका मांसरस बनाने को बोलती हूँ। या नहीं खाता है मांस, शाकाहारी है तो उसे कृषरा थोड़ी घट्ट यानी सॉलिड थोड़ा खीर खीर नहीं मगर चावल का या दलिया अ, खाने को बोलती हूँ। कभी कभी पित्त प्रधान वात प्रधान रुग्ण है तो मैं खरजूर का तर्पण भी देती हूँ, क्योंकि वात प्रकोप अधिक हो जाएगा इसका डर रहता है, और इसलिए मैं खरजूर मंथ देती हूँ। विरेचन के बाद कुछ बातें उनको मैं बोल देती हूँ कि ये नहीं करना है, चक्रमण नहीं करना, चलना नहीं है, अ, बड़े बड़ा आवाज करके बात नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, दिवा स्वाप नहीं करना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, प्रवास नहीं करना है, जड़ान्न सेवन नहीं करना है। वमन के बाद हम धूमपान देते हैं, मगर विरेचन के बाद धूमपान का निषेध कहा गया है ग्रंथ में। क्यों निषेध बोल दिया है? क्योंकि समानो वृद्धि ही सर्वेशाम, ये न्याय से धूमपान अग्नि से होता है, और यहाँ हम विरेचन करते हैं वो विकृत पित्त के शमन के लिए विरेचन करते हैं। तो समान से समान की वृद्धि हो जाएगी ना जब हम धूमपान देंगे तो। इसलिए विरेचन में धूमपान नहीं देना है। सम्यक विरेचन हो गया है, ये कैसे समझे हम? जब वमन होता है तो वमन के अंत में पित्तांत वमन होता है, मगर विरेचन में पहले मल बाहर आता है, उसके बाद दूषित पित्त आता है, उसके बाद दूषित कफ बाहर आता है, और उसके बाद वायु का निर्गमन होता है, निष्कासन होता है। अच्छा विरेचन हो गया तो शरीर लाघव आता है। हमारे एक पेशेंट ने वो हर साल विरेचन लेती है, अभी भी ये साल भी उन्होंने विरेचन ले लिया। तो वो बोलती है कि फुलपाखरू, फुलपाखरू को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फुलपाखरू जैसा मेरा लाघव शरीर इतना हल्का हो गया है मेरा, अग्निवर्धन होता है, स्रोतसों की दुष्टि शुद्धि होती है, इंद्रियों की प्रसन्नता होती है, और जो व्याधि है उसमें उपशय मिलता है, और कफ और पित्त और वायु का निष्कासन होता है। अयोग हो गया तो कैसे समझे हम? अयोग हो गया तो अग्निमांद्य होता है, प्रतिशाय होता है, अंग गौरव होता है, छर्दी, हृदय कुक्षी में शूल होता है, कंडू होता है शरीर में, विबंध, मूत्रावरोध होता है, और दाह, ये लक्षण दिखाई देते हैं। वाग्भट में उसके लिए कुछ द्रव्य मुझे मिले हैं। बृहत पंचमूल, जवखार, वचा, ओवा यानी अजमोदा, सैंधव यानी कि स्नेह, लवण, त्रिकटु, इनकी कन्हेरी, कन्हेरी बोले तो पेया मैं देने के लिए बोल देती हूँ। इससे क्या होता है तो विबंध कम हो जाता है, अनाह कम हो जाता है, अरुचि कम हो जाती है। ये कम होने के बाद उनको मैं तर्पण और उस दिन लंघन दे के, तर्पण दे के दूसरे दिन मैं फिर से विरेचन उनको देती हूँ। अतियोग के लक्षण क्या है? कफ पित्त का क्षय होता है, अतियोग होता है तब वात प्रकोप होता है, उसमें अंगमर्द, सुक्ति, श्रम, भ्रम, क्लम, तमक प्रवेश, पिपासा, हिक्का, उन्माद, मूर्छा, ये लक्षण दिखाई देते हैं। वाग्भट में इसके ऊपर भी कहा है कि शीत परिषेक देना चाहिए, अवगाह होना चाहिए, और इससे स्तंभन करना चाहिए। और वाग्भट जी बोलते हैं सौम्य विरेचन देके औषधि बाहर निकालनी चाहिए। और इसमें और एक कल्प भी वाग्भट जी बोलते हैं, चंदन, वाड़ा, शक्कर, पानी और लाह्यांचं पीठ, लाह्या बोले तो हिंदी में नहीं आता मुझे, लाह्यांग का पीठ बना के उसका मंथ इस अतियोग के ऊपर देना चाहिए।
जब डिहाइड्रेट पेशेंट होता है तो मैं उसे षडंगोदक सलाइन लेने से पहले मैं षडंगोदक पीने को ज्यादा देती हूँ। नारियल का पानी है वो भी पीने को देती हूँ। रक्तस्राव जब अधिक हो रहा है समझो तो सुवर्ण सूत्रशेखर की एक एक गोली 2 टाइम 3 टाइम देती हूँ और प्रवाल पिष्टी और कामदुधा का चाटन देती हूँ। ईश्वर कृपे से हीन योग और अति योग अब तक मेरे प्रैक्टिस में नहीं हुए। विरेचन व्यापद क्या बोले हैं ग्रंथकार ने? चरकाचार्य ने 10 व्यापद बोले हैं, सुश्रुताचार्य ने 14 व्यापद बोले हैं। वमन विरेचन ये दोनों में भी एक समान ही व्यापद है। अध्वान परिकीर्तिका परिकर्तिका परिस्त्राव रुद्रग्रह अंगग्रह जीवदान यानी रक्तस्त्राव होता है, विभ्रम स्तब्धता उपद्रव क्लम पल्स फीबल होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ट्रैकिकार्डिया होता है और पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है। अब विरेचन के क्या फायदे होते हैं? मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जाठराग्नि अच्छा होता है, धात्वग्नि वर्धन जाठराग्नि वर्धन 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद बढ़ता है। सेंस ऑर्गन्स हमारे अच्छे होते हैं, शरीर लाघव होता है, कुछ बीमारियां नहीं होती और जो है बीमारियां उसमें कमी आती है। व्याधि जब है रुग्ण को और इसलिए उन्होंने विरेचन ले लिया है तो सिर्फ विरेचन से, ये मेरा अनुभव है, सिर्फ विरेचन से व्याधि कम नहीं होते। शोधन होने के बाद शमन चिकित्सा अवश्य करनी पड़ती है और स्वास्थ्य के लिए जब हमने विरेचन कर्म किया है तो उसके बाद में रसायन कुछ तो भी रसायन रुग्ण को देना चाहिए, मैं देती हूँ। शरद ऋतु में मैं विरेचन कर्म हमेशा करती हूँ। बस सर इतना ही कहना था। थैंक यू, थैंक यू सभी का। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा बताया। हाँ, अभी खूप आप सुंदर मॅडम, एकदम छान बोललात. और थैंक वीना यू। मैम, आप कौन है? आपको लोग देखना भी चाहते हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। आपको कंफर्टेबल है अपने आप को दिखाने का? चलिए मैं हाँ, आपको सेट करता हूँ, थोड़ा दूर रखिए। हाँ, अभी आप वीना मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीना मैम ने इतना अच्छा विरेचन पे बोला। कंचन मैडम, आप पूछिए कुछ, वीना मैम से डिस्कशन करिए। जी सर, बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा बोला आपने और हर एक पॉइंट को क्लियर किया इसमें कि मतलब विरेचन के काल आपने योग अयोग किसे देना है वो सब आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे एक ही पूछना था कि जैसे आपने बोला कि सामान से सामान की वृद्धि होती है इसलिए हमें धूम्रपान नहीं मतलब निषेध बोला है। वो मुझे इतना अच्छा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ये पूछने ही वाली थी कि मतलब ये यहाँ पे कंसेप्ट कैसे है कि जैसे हम वमन के बाद धूम्रपान देते हैं पर विरेचन के बाद धूम्रपान नहीं देते, इसका जो कॉज आपने बताया ना वो मुझे प्लीज हम्म, एक्सप्लेन करिए। वो सर बताएंगे ना। अच्छा। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। मैम, तो क्या होता है, पित्त की वृद्धि होती है ना, धूम के हाँ, साथ अग्नि तत्व प्रधान होता है। तो अगर वो लेंगे तो हम पित्त का शमन करने के लिए विरेचन कर रहे हैं, पित्त को निकालने के लिए कर रहे हैं। अगर हम धूमपान करेंगे विरेचन के बाद तो और पित्त बढ़ जाएगा, एग्रीवेट होगा। वो क्या शांत हुआ, स्थानिक जी, पित्त भी मतलब बढ़ेगा। गर्मी, हाँ, हाँ मतलब वहां पे हम गर्मी ही दे रहे हैं उसके बॉडी में धूम्रपान हाँ, से हाँ। इसलिए। तो वमन के बाद अब होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ विरेचन में दे रहे हैं तो वो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जी जी, थैंक यू। हाँ, और वीना मैम, आपने मराठी में देख के हिंदी में बोला, वाह, सर, मजा आ गया। हाँ सर, उसके लिए मैं थोड़ी गड़बड़ा रही थी। हाँ, आप मराठी देख के बोल रही थी, मुझे सब समझ हाँ। गया। लेकिन आपने बहुत अच्छा हिंदी में बोला है, बहुत अच्छा लगा। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इसी तरह से आप ऐसे ही आप लोगों में से कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो नया टॉपिक आप लोग डिस्कस करके और फिर आइए, मजा आएगा। कंचन मैम, पर बबल में जो धूम्रपान देते हैं वो कफ जो रह गया है उसके उसके हाँ, निकालने को देते हैं।
हाँ। पित्त हाँ। का वहां कोई इन्वॉल्व, या पित्त के लिए अपन धूम्रपान नहीं देते। जो कफ रह गया है बमन के बाद भी, और या कहीं गले में या कहीं वो अटका रह गया, उस तरह से कहीं वो चिपका रह गया, उसको उसके शमन के लिए उसको धूम्रपान देते हैं सर। जी, वो तो वमन में ना, विरेचन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाँ, तो विरेचन में उसका अवरोध किसी तरह से हो, लेकिन उसमें इस तरह से उसको जैसे आप कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं हो सकता। वो मैडम ने या तो कहीं पढ़ा है तो वो उसके हिसाब से लेकिन उसका बताया जरूरत कि क्या है? धूमपान करने की जरूरत क्या है विरेचन में? जरूरत नहीं, क्या जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका जो टीका उस साथ में जोड़ा है वो अपने मन से जोड़ा है। इसका मतलब कहीं ग्रंथ में नहीं है, वो ये कह रहा हूं मैं। है? हाँ, ग्रंथ में नहीं है, लेकिन मैम ने बताया। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आप लोगों को कैसा लगा वीना मैम का पढ़ाई, इतना मेहनत से की? इन्होंने असली में मराठी में बताया था उसको, मतलब एक जगह लेक्चर लिया था चिपलून में, नीमा के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन यहाँ पर हिंदी में बोल रही हैं सभी के लिए। नीमा व्यासपीठ और हमारा वैद्य मंडल, तीनों लोगों ने धन्वंतरी पूजन किया, उसमें मैंने ये उनको बोल दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हिम्मत को मैं सराहनीय सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब इतना हिम्मत करके सबके सामने 45 मिनट्स बोले आप मैम, बहुत ही अच्छा, मतलब कंटिन्यूअसली बोलना। मैं हमेशा सर को देखती हूँ तो मुझे लगता है सर 45 मिनट्स 1 आवर कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, और फिर लगता है नहीं सर को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, और सर हमें आवाज देते हैं ना, और समझो नहीं जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी काम में बिजी हूँ और मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है सर को भी ब्रेक चाहिए होता है। वैसे मतलब 45 मिनट्स कंटिन्यूअसली बोलना बहुत डिफिकल्ट है, और हर चीज को एकदम मतलब अलाइनमेंट के साथ, मतलब हर एक चीज एक प्रॉपर वे से बोलना, और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मतलब मैं तो हैट्स ऑफ करूंगी अरविंद सर को भी और आपको भी, क्योंकि टीचिंग जॉब है जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब प्रेशियस जॉब है, और हर कोई नहीं कर सकता है इसको। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, मतलब आपने एक थैंक यू, इनिशिएटिव जो लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया। जी। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। और कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या कभी कोई टॉपिक पे, या शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैं पक्का बोलूंगी, मैं तैयारी करके मैं पक्का बोलूंगी सर। हाँ, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। अब हम 9 बजे मिलेंगे, और 9 बजे हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। जिन लोगों को पेशेंट लेके आना है वो पेशेंट लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे। शायद डॉक्टर भोसले सर लेके आने वाले हैं, तो आप लोग लाइए पेशेंट, हम केस टेकिंग करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को प्रणाम। और ये यूट्यूब में भी जाएगा, वीना मैम का लेक्चर यूट्यूब में भी वो रिकॉर्डेड रहेगा, तो जिसको भी देखना होगा स्वप्निल जी उनको दे देंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।